अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान अफ़ेयर्स कह लें, पाकिस्तान हिस्ट्री कह लें या इंडो पाक हिस्ट्री, ये एक ही नाम है, ठीक है? एक ही चीज़ है और ये 712 से लेकर 224 तक जो भी है ये हमारे पास पाक इंडो हिस्ट्री में आएगा, ठीक है? तो इसमें बेसिकली हम ज़्यादातर पाकिस्तान और भारत को देखेंगे, इंडिया को देखेंगे, ठीक है? तो ये हमारा कश्मीर है, ये पाकिस्तान में, ये लाहौर है, ये मुल्तान है, ये अरोड़ है। इस अरोड़ को याद रखना है जिसे अब रोडी भी कहा जाता है, ठीक है? और ये 7 सिंध है, ठीक है? इसके साथ है अफ़गानिस्तान है, इसका इसके साथ इसका कैपिटल यहाँ पे काबुल है, गज़नी है, ठीक है? और अफ़गानिस्तान के ऊपर सेंट्रल एशिया है, पाकिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान ये है और पाकिस्तान के ऊपर चाइना है, ठीक है? और यहाँ पे इंडिया की एक साइड में श्रीलंका है नीचे और इसके नीचे हमारे पास अरेबियन सी है और यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान के नक्शे के नीचे ईरान है, साथ बसरा है और शाम है। पहले जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम ये टोटली जो इलाका था ये सल्तनत कह सकते हैं शाम होता था जिसका दारकूमत दमिश्क होता था, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री तो इससे मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ आया कहाँ से था, क्या था? तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे बनु उमय्या डेस्टिनी डेस्टिनी से, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनु उमय्या डेस्टिनी कहाँ से कब तक थी? 661 से लेकर 765 ईडी तक थी, ठीक है? ये 7 आप वीडियोज़ देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है पाकिस्तान की, आप काफ़ी एन्जॉय करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि बनु उमय्या के जो थे ना डेस्टिनी के फाउंडर कौन थे? तो हज़रत अमीर माविया जो थे ना इसके फाउंडर थे, ठीक है? और ये जो थी ना ये 90 साल चली थी, ठीक है? 661 से 750 तक 90 साल बनु उमय्या की हुकूमत रही थी, ठीक है? उसके बाद बनु उमय्या के हज़रत अमीर माविया जो थे ना उसके पहले हुक्मरान थे, ठीक है? यहाँ पे बानी थे। इसके बाद उनका बेटा यज़ीद आता है, यज़ीद फर्स्ट आता है, ठीक है? उसके बाद मारवान सेकंड आता है, मारवान फर्स्ट आता है। इसकी जो मज़ीद डेट्स हैं ना ये इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कमीशन इसके बारे में इतना डीप नहीं पूछता होता है, ठीक है? फिर भी ये अपने याद करने के लिए या फिर वैसे अपनी हेल्प के लिए साथ रख लें तो माइंड में रख लें तो बेस्ट रहेगा। तो इसके बाद मारवान 1 से स्टार्ट होता है जी, मारवान 1 के आगे 2 थे बेटे, एक अब्दुल मालिक था, एक अब्दुल अज़ीज़ था। अब्दुल अज़ीज़ का फिर एक बेटा था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ठीक है? जो कि जिसको 5वाँ खलीफा कहा जाता है, ठीक है? और इसके साथ उमर बिन मारवान फर्स्ट के बाद उमर बिन अब्दुल मालिक जो था ना उसने मतलब हुकूमत में आया था यूँ कह लें। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब्दुल मालिक को। अब्दुल मालिक कौन था? अब्दुल मालिक 646 से लेकर 705 ईडी तक हुक्मरान रहा था, ठीक है? इसके मज़ीद आगे 4 बेटे थे, वलीद बिन अब्दुल मालिक, सलमान बिन अब्दुल मालिक, यज़ीद सेकंड और हशाम, ठीक है? सबसे पहले हुकूमत में वलीद बिन अब्दुल मालिक आएगा, ठीक है? वलीद बिन अब्दुल मालिक के बाद सलमान आएगा, सलमान के बाद ये जो हमने पीछे पढ़ा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हुकूमत में आएगा, उसके बाद यज़ीद, उसके बाद हसन, ठीक है? और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वलीद बिन अब्दुल मालिक के बारे में, ठीक है? वलीद बिन अब्दुल मालिक के डिस्कस करने करते वक़्त हम सबसे पहले देखेंगे उसके जो 4 थे ना जनरल्स जो बहुत मतलब मशहूर हुए, ठीक है? और वलीद बिन अब्दुल मालिक ने बेसिकली प्लान बनाया था पूरी दुनिया का फ़तह करने का, ठीक है? तो इसके लिए उसके जो 4 जनरल्स थे ना, तो उनको सेलेक्ट किया था। तो उनमें नंबर 1 पे है मूसा बिन नसीर, नंबर 2 तारिक बिन ज़ैद, नंबर 3 हिजाज़ बिन यूसुफ, नंबर 4 कुतबा बिन मुस्लिम, ठीक है? तो उसने एक प्लान बनाया कि पूरी दुनिया को फ़तह करने के लिए 4 अपने जनरल्स थे, इनको मुख्तलिफ़ इलाके फ़तह करने के लिए भेज देता है, ठीक है? मूसा बिन नसीर को वो अफ़्रीका को फ़तह करने के लिए भेज देता है, ठीक है? तारिक बिन ज़ैद को वो जो कि बर्बर ट्राइब से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है? उसको यूरोप फ़तह करने के लिए भेज देता है, तारिक बिन ज़ैद को यूरोप के लिए, मूसा बिन नसीर को अफ़्रीका फ़तह करने के लिए और कुतबा बिन मुस्लिम को वस्ती एशिया सेंट्रल एशिया फ़तह करने के लिए, सेंट्रल एशिया जो कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान के ऊपर सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान ये ममालिक यहाँ पे हैं, इसको फ़तह करने के लिए यहाँ पे भेज देता है, ठीक है? इसके बाद हिजाज़ बिन यूसुफ़ को हिंदुस्तान फ़तह करने के लिए भेज देता है और इसके साथ हज्जाज बिन यूसुफ़ का आगे एक होता है, जैसे कह लें कमांडर कह लें या जो या फिर कह लें उसका आगे था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है? तो मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ़ ने हार किया था, ठीक है? और ये मोहम्मद बिन यूसुफ़ आगे जाके हम देखेंगे ये हज्जाज बिन यूसुफ़ का दामाद था, ठीक है? ये मतलब हमने बेसिकली इसके बारे में पूछा जा सकता है कि मूसा बिन नसीर कहाँ गया था, फ़तह करने के लिए कहाँ भेजा गया था? वलीद बिन अब्दुल मालिक की तरफ से वो अफ़्रीका फ़तह करने के लिए तारिक बिन ज़ैद गया था। यूरोप फ़तह करने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ़ गया था, हिंदुस्तान फ़तह करने के लिए और उम, कुतबा बिन मुस्लिम गया था वस्ती एशिया, ठीक है? तो ये यहाँ तक बात होगी। इसके बाद तो हम देखेंगे यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? और ये कहाँ से आया था? ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम 695 ईडी में पैदा हुआ था और 715 ईडी में वफ़ात पा गया था, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कहाँ से है? तो ये ताइफ से ताल्लुक़ रखता था। ये भी पूछा जा सकता है कि ताइफ मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक़ कहाँ से था? मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक़ ताइफ था, ताइफ से था। इससे काफ़ी कबीले से ताल्लुक़ रखता था, ठीक है? तो इसका लगभग अमादुद्दीन था, ठीक है? ये था हिजाज़ बिन यूसुफ़ का भतीजा था, दामाद था, ठीक है? और हिजाज़ बिन यूसुफ़ ने की बेटी की शादी इससे हुई थी और इसी ने मतलब हुक्म दिया था उसको फ़तह करने के लिए, ठीक है? हिंदुस्तान फ़तह करने का हुक्म इसी ने दिया था और हिजाज़ में यूसुफ़ बसरा का गवर्नर था, ठीक है? और इसने मोहम्मद बिन कासिम को कहा था। तो इसके बाद
इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से बसरा में रहता था ये हज्जाज बिन यूसुफ़, ठीक है? तो यहाँ पे हज्जाज बिन यूसुफ़ ने अपना जो था मोहम्मद बिन कासिम को हुक्म दिया था कि वो फ़तह करे, ठीक है? सिंध को फ़तह करे, फिर मतलब इंडिया को, भारत को फ़तह करे। तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर मीर का एक इलाका है, ठीक है? और यहाँ से दाखिल होता है सिंध में। तो मतलब इसलिए मतलब सिंध को बाबुल अस्सलाम कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से सिंध फ़तह करने के लिए दाखिल हुआ था, ठीक है? इसके अलावा आपने एक स्टोरी सुनी होगी नहीर की। तो काफ़ी लोग इसको भी मतलब इससे रिलेट करते हैं कि यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है? तो सही अब्दुल मालिक से यहाँ से मतलब श्रीलंका का जो हुक्मरान होता है, वो यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है? तो यहाँ से मुख्तलिफ लॉन्डियों को और बाकियों को भेजता है अपने मतलब यहाँ पे अब्दुल मालिक के पास, ठीक है? तो रास्ते में यहाँ हिंदुस्तान में हुकूमत होती है राजा दाहिर की, ठीक है? तो राजा दाहिर के पास भेजता है, मगर रास्ते में यहाँ पे जो कुछ चोर होते हैं जो उनको मतलब पकड़ लेते हैं, ठीक है? उनके जो गुलाम होते हैं, लोडी होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। तो ये बात है, हिजाज़ बिन यूसुफ़ जो यहाँ का हुक्मरान होता है, ठीक है? तो हिजाज़ बिन यूसुफ़ के पास ये बात पहुँचती है, तो वो हुक्म देता है कि इनको छोड़ दिया जाए, राजा दाहिर को हुक्म भेजता है। मगर राजा दाहिर कहता है इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर ये मतलब हिजाज़ बिन यूसुफ़ को तो वैसे एक रीज़न चाहिए थी, तो नहीर ने भी उसे खत लिखा था। तो ये मतलब रीज़न देख के मोहम्मद बिन कासिम को हुक्म देता है, ठीक है? सिंध फ़तह करने के लिए, सिंध जाने के लिए, देन भारत जाने के लिए। तो वो मतलब सिंध जाता है, ठीक है? तो सिंध में दाखिल होता है ताबिल के मुकाम पे, ठीक है? तो ताबिल सिंध का जो इलाका है यहाँ से जैसे बाबर इस्लाम जैसे मैंने पहले बताया कहा जाता है। तो हिजाज़ बिन यूसुफ़ ने इसके साथ 12,000 आर्मी भेजी, ठीक है? और वो मतलब सिंध फ़तह करने के लिए निकल गया, ठीक है? वहाँ पे हुक्मरान था राजा दाहिर। राजा दाहिर के बारे में पूछा जा सकता है कि राजा दाहिर का वालिद कौन था? राजा चच था। इसका वज़ीर ज़ुल्फ़िकार था। इसकी बेगम का नाम रानी बाई और लाडी बाई थी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिफरेंट के इसके वालिद कौन थे? वज़ीर कौन से? बेगम कौन सी? ठीक है? तो ये वहाँ पे दाखिल हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे इस मुकाम पे इनकी लड़ाई लड़ाई हो जंग होती है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जो था वो जीत जाता है, ठीक है? और राजा दाहिर को हार होती है, ठीक है? तो फिर मतलब फ़तह करके अपनी हुकूमत कायम करता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध में, ठीक है? सिंध में हुकूमत कायम करता है और सिंध के बाद वो मुल्तान को फ़तह करने के लिए निकल जाता है। जब मुल्तान पहुँचता है ना, तो ये उनसे फ़तह नहीं हो रहा होता, तो उनका एक वज़ीर होता है, वो इनको मतलब एक आइडिया देता है कि आप जो सप्लाई है ना वाटर की, वो बंद कर दें, ये अपने किले में है, तो फिर आखिरकार ये अपनी हार मानेंगे और फिर ये फ़तह हो जाएगा। ऐसे ही मुल्तान फ़तह हो गया, ठीक है? यहाँ पे मुल्तान फ़तह हुआ था, तो ये 714-15 की बात है, तो पीछे से हज्जाज बिन यूसुफ़ था, वो फ़ौत हो जाता है, ठीक है? हज्जाज बिन यूसुफ़ वफ़ात पा जाता है, तो उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ़ के बाद हुकूमत में आता है हज्जाज बिन यूसुफ़ वफ़ात पा जाता है, तो फिर हुकूमत में आता है सलमान, और सलमान ने जो ऑर्डर थे उन सबको ख़त्म कर देता है कि सबको बुला लेता है। सबसे पहले मूसा बिन नसीर को वापस बुलाता है, जो अफ्रीका में था, ठीक है? उसको कत्ल करवा देता है। तारिक बिन ज़ैद जो यूरोप में था, उसे बुलाता है, उसे कत्ल करवा देता है। हज्जाज बिन यूसुफ़ वैसे वफ़ात पा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम को वो बुलाता है, ठीक है? और दौरान क़याद वो वफ़ात पा जाता है। कुतबा बिन मुस्लिम जो सेंट्रल एशिया को फ़तह करने गया था, उसे बुलाया जाता है। ये देखिए 715 में जब सलमान हुकूमत में आया है, तो उसने कुतबा बिन मुस्लिम 715 को कत्ल कर देता है। मोहम्मद बिन कासिम को 715 में कत्ल कर देता है। 720 में तारिक बिन ज़ैद तो वैसे वफ़ात पा जाता है। 716 में मूसा बिन नसीर को कत्ल करवा देता है। और यही वजह हुई, नहीं तो जैसे ये फ़तह करने निकला हुआ था वलीद बिन अब्दुल मालिक के हुक्म पर, तो ये दुनिया से पूरी दुनिया को फ़तह कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो सलमान बिन अब्दुल मालिक हुकूमत में आ जाता है, ठीक है? तो इसका दौर हुकूमत 715 से 717 के दरमियान रहता है। तो वो इसमें कुछ ख़ास कारनामे नहीं करता, बस यही करता है कि जो उसने के भाई ने भेजे हुए थे जर्नैल्स, उनको बुला लेता है, उनको कत्ल कर देता है, ठीक है? और इसके बाद फिर इसने अपने बाद जो था ना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को अपना हुक्मरान उसके बाद आता है, तो उसको पाँचवाँ खलीफा कहा जाता है। तो उसने काफ़ी मतलब मजद से कहा जाता है, तो उसने काफ़ी जो मतलब गलत चीज़ें ऐड हो गई थी इस्लाम के बारे में, तो उनको ख़त्म करता है। तो उसका काफ़ी अच्छी हुकूमत रहती है। उसके बाद फिर 720 में यज़ीद आ जाता है, उसके बाद हश्याम आ जाता है। तो ये मतलब मोहम्मद बिन कासिम का होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको बता देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।